में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होगा और इसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा मैमेलिया में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर लेना, वो दरवाजा बंद करवा दो, पहले दरवाजा बंद करवा दो, ये मानेंगे नहीं सब, ये दरवाजा बंद करो, किसी को आने मत देना, क्योंकि हमें पढ़ाई के समय आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए, जो मैं बार बार बोल चुका हूं, आवाज बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम है होमियोथर्मल। होमियोथर्मल, कई तरह से होमियोथर्मल लिखा जाता है, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में यही लिखा है, बता चुके हैं। ठीक है, होमियोथर्मल और भी तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड या होमियोथर्मल मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद लिख लेना नेक्स्ट, इनमें रिस्पिरेशन के लिए लंग्स होता है, रिस्पिरेशन बाय लंग्स, भले ही वो पानी वाला मैमल हो या लैंड वाला हो, रिस्पिरेशन के लिए लंग होगा। तो रिस्पिरेशन बाय लंग्स, रिस्पिरेशन बाय लंग्स, रिस्पिरेशन बाय लंग्स, और ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब यूनिसेक्सुअल। इसका एक और मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, और इसमें लिख लेना, ये जो मेंबर्स होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें लिखा होगा कि मेंबर्स आर वीवी पैरस विद सम एक्सेप्शंस, वही एगलिंग मैमल जो डकबिल प्लेटिपस होता है उसको छोड़ करके। तो यहां मेंशन कर लेना कि वीवी पैरस, वीवी पैरस, वीवी पैरस विथ सम एक्सेप्शंस, विथ सम एक्सेप्शंस। तो वीवी पैरस विथ सम एक्सेप्शंस, और जब हम कहते हैं सम एक्सेप्शन तो यहां पर नाम लिख लेना विथ सम एक्सेप्शंस, इसका उसमें लिखना प्लेटिपस विच इज ओवी पैरस, प्लेटिपस, प्लेटिपस, ये प्लेटिपस है जो क्या है, ओवी पैरस है, इज ओवी पैरस, ओवी पैरस। ओवी पैरस का मतलब ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते, ये अंडे देते हैं। तो प्लेटिपस जो है वो ऐसा मैमल है जो अंडे देता है, और बाकी जो मैमल्स हैं वो बच्चे देते हैं। तो जो जो मैमल बच्चे देते हैं उनको कहा जाता है वीवी पैरस, और जो मैमल अंडे देंगे उनको क्या कहा जाएगा, ओवी पैरस। ठीक है, अब इसमें डेवलपमेंट लिख लेना, डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, उसको लिख लेना डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा। ठीक है, अभी तो हम क्लास 8 बजे कर रहे हैं ना, अभी 7:30 बजे होगी क्लास, तब क्या होगा तुम लोगों का, फिर क्लास का टाइम क्या होगा, जब आरिंग बढ़ेगी तो क्लास का टाइम 7 बजे भी होता है यहाँ। तो अभी ये हालत है। अब इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल्स, क्या चीज है? हाँ ठीक ठीक, अभी बता रहे, ठीक है। अभी मैं प्लेटिपस का थोड़ा बात कर लूं, ठीक है। अच्छा अब देखो, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हो ना,
हाँ ठीक है, लैंड जो भी एनिमल होंगे लैंड एनिमल होंगे, कहां से शुरू हो जाता है लैंड एनिमल, ट्रू लैंड एनिमल, एम्फीबिया के बाद से, उन सभी में फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। ठीक है, लिख लो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, याद रखना इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात जब हम करते हैं वर्टिब्रेट्स में, ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, वर्टिब्रेट्स में जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो एक आ गया कॉन्ड्रिक्थीस, क्या आ गया, कॉन्ड्रिक्थीस, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, याद रखो ये पानी में पाई जाती है, फिर भी इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको मिलेगा रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में पढ़े ही हो, एव्स में मिलेगा, और चौथा क्या मिलेगा, मैमल्स में मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ये जो तीन लास्ट के तीन क्लास हैं, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, ये ट्रू लैंड एनिमल्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ट्रू लैंड एनिमल्स कहे जाते हैं। ठीक है, और कार्टिलेजिनस फिश तो प्योरली एक्वेटिक है, क्या है ये, एक्वेटिक है, तो पानी में पाए जाने के बावजूद भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखा रही है फिश। कौन सी फिश, कार्टिलेजिनस फिश। यही अगर बोनी फिश होगी तो उसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो वर्टिब्रेट में ये चीज खाली रिकॉल करा दी है ताकि याद रहे कि ट्रू लैंड एनिमल में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, बट कई बार क्या होता है कि एक्वेटिक ग्रुप में भी क्या दिखता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो याद यहाँ यहाँ ये याद करना, ये तो कंसेप्ट है। ठीक है, लैंड पर है तो पानी वहां है नहीं, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा। एग्जाम्पल पर आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल पर प्लेटिपस की हम बात कर रहे थे। प्लेटिपस जो है, जब एग्जाम्पल में लिखवा रहा था तो वही मैं कह रहा था कि प्लेटिपस का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, ऑर्निथोरहिंकस, क्योंकि मैं यही चाह रहा था कि इसको यहां खत्म कर दूं। तो प्लेटिपस का साइंटिफिक नेम क्या है, ऑर्निथोरहिंकस, ऑर्निथोरहिंकस। रहिंकस की स्पेलिंग क्या है, RHYNCHUS, ऑर्निथोरहिंकस, ऑर्निथोरहिंकस। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ऑर्निथो मतलब क्या होता है, हाँ ऑर्निथो मतलब बर्ड, और रहिंकस मतलब नोज, राइनोलॉजी, नोज, ऑल्फैक्ट्री, चोंच, क्योंकि इनकी जो चोंच होती है या नाक, नाक चोंच से ही जुड़ी रहती है, तो वो पक्षी जैसा होता है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, ऑर्निथोरहिंकस। ठीक है, और प्लेटिपस का पूरा नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस, बत्तख के चोंच जैसा इसका जबड़ा होता है, तो डक बिल्ड प्लेटिपस, इसका पूरा नाम क्या है, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, तो ऑर्निथोरहिंकस हो गया ये। चलो नेक्स्ट, अब एग्जांपल पर आते हैं सीधे, इसका नाम तो यहां हमने बता दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बाकी सारे जो एग्जांपल्स होंगे वो वीवी पैरस होंगे, वो सारे एग्जांपल क्या होंगे, वीवी पैरस होंगे। ठीक है, वीवी पैरस मैमल के एग्जांपल में एक तो मैक्रोपस हो गया, कंगारू, मैक्रोपस साइंटिफिक नेम है ये। कैंगरू हो गया, उसके बाद टेरोपस, टेरोपस जो हो गया वो बैट है, चमगादड़ है। फिर क्या है बेटा, बोलो क्या है, कैमल, कैमिलस लिख लेना, कैमिलस जो है वो है कैमल। फिर क्या है, मंकी है, मकाका, ये लाल मुंह वाले बंदर की बात कर रहा है ये, मंकी मतलब मैकाका। पहले साइंटिफिक नेम लिख ले, अरे हाँ हाँ हाँ, बच्चे हैं तो ये सब चेपे करते रहते हैं ना यहाँ पर। हाँ चलिए ठीक है, बुला लो बुला लो, ठीक ठीक सर, ओके। आओ चोट्टो आओ, आओ आओ चोट्टो आ जाओ, समय से आओ, टेबल वोबुल जो है करोगे तो हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे ना।
सर से सिफारिश भिजवाते हो, देखो कितने धीरे से आते हैं डिस्टर्ब किए बिना। तो बैठो आराम से, उड़ उड़ के बैठो, टेबल ना हिले, ठीक है। तो लिख लेना बेटा, मैकाका, मंकी, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्या है? रैटस, चलो लिख लो रैटस, रैट हो गया। फिर भाई कैनिस हो गया, फेलिस हो गया। अब वहीं बैठ जाओ, किसी को बैठने मत देना। चलो खड़े हो, पीछे सरको किनारे, इसीलिए नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। और आज आज कर दिए, अब कल फिर नहीं होगा। आओ आगे आओ, सामने आके बैठो, सामने आके बैठो और बिना आवाज किए बैठो। यही काम रह गया कि बैठाएं तुम लोगों को, और समय से आया करो। और आगे आओ, कपड़े वाले इधर आओ, आगे बैठो, आगे बैठो, चलो आओ, चलो आगे बैठो, सब आगे बैठो, आगे का बेंच बैठो, बैठो, वो करो। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ किनारे। अब लिख लो पैलेस, आवाज नहीं, कैट, फिर क्या हो गया? कैनिस, डॉग हो गया, फिर एक्वस लिख लेना, हॉर्स, एक्वस लिख लो, AQSS, हॉर्स का जीनस है ये। फिर एलिफेंट लिख लेना, एलिफस, एलिफस, स्पेलिंग क्या है एलिफस की? ELEPHAS, एलिफेंट लिख लेना। और उसके बाद क्या है? डॉल्फिन है, डेल्फिनस लिख लो, डेल्फिनस, ठीक है। डेल्फिनस का पूरा नाम क्या है? क्या? कॉमन डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन। फिर उसके बाद लिख लेना ब्लू वेल, बैलेनोप्टेरा, बैलेनोप्टेरा। जो बैलेनोप्टेरा है इसको कहेंगे ब्लू वेल, ब्लू वेल। तो बैलेनोप्टेरा हो गया ब्लू वेल, ठीक है। उसके बाद पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस, फिर पैंथरा लियो, टाइगर, और फिर हो गया पैंथेरा लियो, ये तुम लोग जानते ही हो, लॉयन। और कोई रह गया देख लो, हो गया ना। तो ये सारे मैमल्स हैं, बहुत मैमल तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रुप है। लेकिन उसमें कुछ एग्जाम्पल, इसीलिए इसका लिस्ट देखो सबसे लंबा है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी संख्या होती है? कौन से ग्रुप में मेंबर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है? टाइप तो मैमल की, ठीक है। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया एनिमल किंगडम। अब हेडिंग डालो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल में सब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है क्या? एंजाइम्स, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, और फिर तब फाइनली न्यूक्लिक एसिड पर आएंगे, क्योंकि जब फाइनली न्यूक्लिक एसिड पर आएंगे तो चैप्टर खत्म हो रहा होगा, वहीं से फिर स्विच कर जाएंगे किधर? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पर, क्योंकि डीएनए आरएनए चलेगा तो फिर वहां से फिर कंटिन्यूएशन हो जाएगा। नहीं तो पता चला कि डीएनए पढ़ा लो, फिर एंजाइम पढ़ाओ, फिर तब तक डिस्कनेक्ट हो गया, फिर तब मॉलिक्यूलर बेसिस शुरू करो, समझ रहे हो? तो इसलिए इसको हमने ऐसे डिवाइस किया है। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल में करेंगे, इकट्ठे पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा नहीं है, इंट्रोडक्शन में 5 पन्ने अलग अलग ग्रुप के हैं ना, वो इंट्रोडक्शन से आज तक एक ही सवाल आया है
लेकिन सबसे आखिरी में पढ़ाएंगे। ये इस सन में पैदा हुए, इनको माला पहनाया गया, यहाँ खांसे, यहाँ छींके, है ना। उससे ज्यादा जरूरी पहले क्या पढ़ना है, जो पढ़ा रहे, ठीक है ना, वो आएगी बारी, ठीक है। आपसे ज्यादा कंसर्न हमको है, ठीक, लेकिन हमको पता है वो चीज से आता है। एक भी सवाल आ गया 5 नंबर का सवाल है, ठीक है ना, तो वो जरूरी है। अच्छा, तो हम लोग एंजाइम्स पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एंजाइम्स जो होते हैं ये किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी को या उसके रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंक्रीज द वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम्स जो होते हैं ये इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। एंजाइम्स जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। बेटा जब आप रेट बोलते हो तो अगर रेट का कोई डायरेक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उसको वेलोसिटी बोल देते हैं। व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मेरी बात समझ रहे हो? रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलोगे, दोनों बोल सकते हो। वेलोसिटी बोलने के लिए डायरेक्शन बताना पड़ेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो उसको बोल दोगे वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर डायरेक्शन नहीं मेंशन किए हो तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बोलते। वेलोसिटी तभी शब्द इस्तेमाल करते हैं जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लगाओगे तो क्या वर्ड यूज होना चाहिए, वेलोसिटी, टेक्निकली। लेकिन अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी डायरेक्शन तुमने मेंशन नहीं किया है तो क्या वर्ड क्या यूज करोगे, रेट, ठीक है। तो रेट के जगह पर आप वेलोसिटी भी लगा सकते हैं, वेलोसिटी भी लगा सकते हैं, आगे कहीं ना कहीं ये मिलेगा। तो वेलोसिटी भी लगा सकते हैं इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, if direction is specified, if direction is specified, बेटा डायरेक्शन यहां पर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नहीं है, डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कितने लोग मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो सही टर्म क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये कहने का तरीका है, ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई किया है तो वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। सीधे रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे, वहां फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लगेगा। चलो, अब एंजाइम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑलमोस्ट प्रोटीन्स होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक लिख रहा है कि एंजाइम जो होते हैं ये ऑलमोस्ट प्रोटीन्स होते हैं, ऑलमोस्ट प्रोटीन्स, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रोटीन्स यानी एंजाइम जो है प्रोटीन्स के बने होते हैं, ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। ऑलमोस्ट प्रोटीन बोलो, मोस्टली प्रोटीन बोलो, बात एक ही है। तो एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट प्रोटीन्स, ठीक। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और ऐसे एंजाइम्स को क्या कहेंगे, राइबोजाइम। क्या कहेंगे, राइबोजाइम। तो एंजाइम्स जो है वो ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, बट सम आर न्यूक्लिक एसिड्स, लेकिन कुछ जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, बट सम आर न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और जो एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, राइबोजाइम, यानी कि सच एंजाइम्स आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। तो पूछेगा कि राइबोजाइम्स क्या होते हैं, तो राइबोजाइम्स एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो राइबोजाइम्स आर एंजाइम्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, आर एंजाइम्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो राइबोजाइम्स जो है वो ऐसे एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। और स्पेशली यहां पर एनसीईआरटी बुक मेंशन नहीं कर रहा है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली आरएनए। क्या, आरएनए। कौन सा न्यूक्लिक एसिड का बना होता है राइबोजाइम? न्यूक्लिक एसिड तो दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। नहीं समझे मेरी बात,
डीएनए और आरएनए। तो जो ये राइबोजाइम जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। तो याद रखना आरएनए, ठीक है, आरएनए के बने होते हैं। हो गया क्लियर? अच्छा अब बताओ डीएनएज राइबोजाइम है कि नहीं है? बोलो, डीएनएज राइबोजाइम है कि नहीं है? बोलो, है? नहीं है कि है? आरएनएज, आरएनएज क्या है? बोलो, है? नहीं है। आरएनएज डीएनएज ये तो किसको काट रहे हैं उस आधार पर नाम दिया गया है। ये सब फंस जाओगे। देखो अगर हमने लिखा एक एंजाइम का नाम, ध्यान से सुनो, एंजाइम का कुछ एग्जाम्पल लिखा हमने लिखा आरएनएज, ठीक, फिर एंजाइम लिखा डीएनएज, ठीक, प्रोटीएज, समझ में आ रहा है? लाइपेज, ये तो नाम सुना होगा ना कि नहीं सुना? तो बेटा आरएनएज वो एंजाइम है जो आरएनए को तोड़ता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए, ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए। ये आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम है, ना कि न्यूक्लिक एसिड से बना एंजाइम है। मेरी बात समझे? तो जब सवाल करते समय दिमाग को ठंडा रखना। आरएनएज एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को काटता है, आरएनए को स्प्लिट करता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आरएनए का बना हुआ है। कितने लोग मेरी बात समझ गए? ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये सारे प्रोटीन एंजाइम्स हैं। क्या है? प्रोटीन एंजाइम्स हैं, ऑल आर प्रोटीन्स। ये सारे जो हैं प्रोटीन एंजाइम्स हैं। हमें इशू सिर्फ आरएनए से था कि आरएनए समझ रहे हो ना? तो ये सारे प्रोटीन एंजाइम्स हैं, प्रोटीन के बने हुए एंजाइम्स हैं, ठीक है, प्रोटीन एंजाइम्स हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं, ठीक है, जैसे पेप्टिडिल ट्रांसफरेज है, समझ में आए? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम मिलेंगे। राइबोन्यूक्लियस पी है, तो ये सब जो है ये सब राइबोजाइम के एग्जाम्पल हैं। एनसीईआरटी बुक में नाम नहीं दिया है राइबोजाइम का कि कोई ऐसा एंजाइम बताइए जो आरएनए का बना हो, ठीक है, लेकिन ये नाम तो आपको अक्सर मिलेगा, अभी आगे चल के मिलेगा। तो कहीं ये नाम सुन के तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये क्या है, राइबोजाइम है। राइबोजाइम नहीं है, ये प्रोटीन का बना हुआ है। समझ में? ऐसे मान के चलो कि 100 में 99 एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। एक एंजाइम है जो क्या है, क्या है 100 में, जो राइबोजाइम है, ठीक है। वो भी बड़े मुश्किल से उसका नाम कहीं एनसीईआरटी बुक में दोनों किताब में मिलेगा नहीं, ठीक है, वो लिखा नहीं मिलेगा कि हाँ यही राइबोजाइम है, ठीक है। वो इनडायरेक्टली हम उसको डिस्कस कर देंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया? तो प्रोटीन एंजाइम जो है वो मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ एंजाइम्स जो है वो आरएनए के बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब यहां देख लेना, कह रहा है कि जैसे प्रोटीन जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रोटीन में 3 तरह का स्ट्रक्चर, 4 तरह का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो प्रोटीन जो होते हैं शो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर, और भी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स शो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक और लिख लेते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक और लिख लेते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। तो प्रोटीन जो है वो 4 तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं तो एंजाइम भी ये स्ट्रक्चर दिखाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर को 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, टर्शियरी को 3 डिग्री और क्वाटरनरी को 4 डिग्री स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि
हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, तो मोस्ट एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो एंजाइम्स भी दिखाएंगे इन स्ट्रक्चर्स को। एंजाइम्स भी इन स्ट्रक्चर को दिखाएंगे भाई, ये खुद जब एंजाइम प्रोटीन का बनाया तो ये भी तो दिखाएगा कौन सा स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्वाटरनरी नहीं दिखाएगा। एंजाइम कहां तक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर तक दिखाते हैं। वही लिखा है उस पैराग्राफ में कि लाइक प्रोटीन्स एंजाइम्स डू शो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखो ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना, तो ध्यान रखना। तो प्रोटीन जाता है कितने 4 डिग्री स्ट्रक्चर तक जाता है, लेकिन एंजाइम कितने स्ट्रक्चर तक जाएगा, 3 डिग्री तक जाएगा, ध्यान रखना। तो मोस्ट एंजाइम्स शो प्राइमरी, ठीक, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मोस्ट एंजाइम शो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। क्यों मोस्ट एंजाइम बोले, क्योंकि मोस्ट एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। भाई राइबोजाइम तो प्रोटीन नहीं है ना, राइबोजाइम प्रोटीन है क्या, नहीं, वो तो न्यूक्लिक, वो तो आरएनए है। आरएनए, आरएनए थोड़ी ना, आरएनए बहुत रेयरली टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखाता है। आरएनए प्राइमरी दिखाएगा या क्या दिखाएगा, सेकेंडरी। तो ये बेसिकली ऐसे एंजाइम्स की बात कर रहा है जो प्रोटीन के बने हुए हैं, ऐसे एंजाइम की बात कर रहा है जो प्रोटीन के बने हुए। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख दिए कि मोस्ट एंजाइम शो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। याद रखना इनका फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो टर्शियरी होता है। क्या होता है, टर्शियरी। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द फाइनल स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फाइनल स्ट्रक्चर होता है। इसी को 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक। 3D स्ट्रक्चर का मतलब है इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों नाप सकते हैं एंजाइम का। नहीं समझ में आया? एक पेज है, पेज जिस पन्ने पर तुम लिखते हो, जिस पन्ने पर लिख रहे हो या जिस पन्ने पर वो छपा हुआ है, जो भी चीज लिखा हुआ है, वो पन्ना क्या है, 1D है, 2D है, 3D है, 3D है, 2D है। उसमें दो, इतना तो समझ में आ रहा है ना, 2D मतलब समझ में आ रहा है ना। और माचिस का डब्बा क्या है, 3D। दिमाग में एक इमेज बन गया। टर्शियरी स्ट्रक्चर जब भी कोई मॉलिक्यूल हासिल करेगा तो माचिस के डब्बे जैसा, माचिस का डब्बा शेप की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें 3 डायमेंशंस आपको दिखेंगे, एक्स, वाई और जेड। अगर तीनों डायमेंशन के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो वो 3 दिखेंगे। हो सकता है 90 डिग्री ना हो, एंगल कुछ दूसरा हो। 3 आपको फेसेस जरूर मिलेंगे, जिसमें एक फेस से लेंथ नाप लोगे, एक फेस से ब्रेथ नाप लोगे, एक फेस से हाइट नाप लोगे। कितने लोग मेरी बात समझ गए, ठीक है ना। अब एक फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है, 1D है, 2D है, 3D है, 3D है। फुटबॉल क्या है, 3D है। भाई उसमें सब कुछ है, एक स्पेस ले रहा है, वो स्पेस मतलब उसको कहना मैं चाह रहा हूं कि जिसका वॉल्यूम हो, जिसका क्या हो, वॉल्यूम हो। कितने लोग मेरी बात समझ गए? इसीलिए बच्चों को समझाया जाता है बहुत, भाई बहुत लोग नहीं 2D समझ पा रहे, 3D समझ पा रहे, तो कई एग्जांपल देके समझाया जाता है। शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई वॉल्यूम कवर करे। वॉल्यूम कवर करने के लिए 3 डायमेंशन होना मिनिमम जरूरी है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो जब भी कोई प्रोटीन अगर 3 डायमेंशन कवर करता है, डेफिनेटली उसका कोई वॉल्यूम होगा, मतलब उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, या दूसरा कुछ ऐसा होगा कि जिससे हम वॉल्यूम आराम से उसका देख सकते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है या फाइनल स्ट्रक्चर होता है। कोई भी एंजाइम अल्टीमेटली कौन सा स्ट्रक्चर अटेन करता है, 3D स्ट्रक्चर अटेन करता है। याद रखना प्राइमरी स्ट्रक्चर के बिना, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बिना कोई प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर हासिल नहीं कर सकती, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बिना कोई प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर हासिल नहीं कर सकती। तो अगर कोई प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर के रूप में है तो ऑलरेडी उसमें प्राइमरी भी मौजूद होगा और सेकेंडरी भी मौजूद होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो फाइनल स्ट्रक्चर होता है। अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर होता तो उसमें प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा और टर्शियरी भी होगा। कितने लोग मेरी बात समझ गए? अगर फाइनल स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो प्राइमरी भी होगा, केवल प्राइमरी होगा, और सेकेंडरी तो होगा ही। समझ गया मेरी बात? तो ये इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंजाइम्स जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर दिखाते हैं।
तो एंजाइम जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं और टर्सरी स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, और फाइनली किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, तो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एनसीईआरटी बुक क्या मेंशन कर रहा है कि जो एंजाइम्स हैं भाई, उनमें प्रोटीन चेन होती है। क्या होती है? प्रोटीन चेन है, एक्चुअली चेन ऑफ अमीनो एसिड बोलना चाहिए, तो उसको लिख रहा है प्रोटीन चेन। क्या लिख रहा है? प्रोटीन चेन। इसी को हम अमीनो एसिड चेन भी लिख दे रहे हैं, अमीनो एसिड चेन। भाई प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। तो जो प्रोटीन की चेन है बेसिकली वो अमीनो एसिड की चेन बोला जाता है। तो ये बैकबोन होता है। क्या होता है? बैकबोन। तो प्रोटीन चेन जो है ये बैकबोन बनाता है एंजाइम का। ठीक है, एक बैकबोन शब्द आया होगा उसमें, तो बैकबोन बनाता है ये। तो कोई शब्द छोड़ना नहीं है भाई, समझ रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ रहे मतलब क्या? तो प्रोटीन चेन जो है वो बैकबोन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन चेन बैकबोन बनाता है। अब कह रहा है कि जब एंजाइम 3D स्ट्रक्चर हासिल करने की तरफ जब बढ़ता है, तो ये जो बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन है, जो बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन है, ये अपने ऊपर फोल्ड करती है, फोल्ड्स इटसेल्फ, फोल्ड ऑन इटसेल्फ। ठीक है, और जो प्रोटीन चेन है वो क्रिस क्रॉस करती है, फोल्ड भी करती है और क्रिस क्रॉस भी करती है। तो याद रखना कि द बैकबोन ऑफ, और क्यों करती है उसका मतलब भी बता रहे हैं, द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन, और प्रोटीन चेन क्या लिखा है आगे पढ़ो, द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। बिल्कुल ध्यान रखना, फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। और दूसरा क्रिस क्रॉसेस, क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ। तो ये दो चीज करने से, ये प्रोटीन चेन जो ये दो चीज कर रही है, इसके वजह से उसमें पॉकेट्स या क्रिवाइसेस बनते हैं, स्पेसेस बनते हैं, दरारें बनती हैं, उसमें कुछ गैप्स बनते हैं, और उन्हीं में से कुछ गैप्स को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स। एंजाइम जो है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है? एंजाइम्स में छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, ये जो पॉकेट्स होते हैं उसी में जब रिएक्टेंट्स जाते हैं, जिनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट जब जाते हैं तो उन्हीं एक्टिव साइट के अंदर उन सबस्ट्रेट्स के बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होता है आसानी से, और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक्टिव साइट का होना जरूरी है। एक्टिव साइट बोले तो पॉकेट्स का होना जरूरी है, पॉकेट्स या क्रिवाइसेस का होना जरूरी है। उन्हीं क्रिवाइसेस के अंदर जब रिएक्टेंट जाएंगे तो वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। एंजाइम के पास पहुंच करके प्रोडक्ट में नहीं चेंज होंगे, जब तक वो एंजाइम के एक्टिव साइट में नहीं घुसेंगे तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि एंजाइम में एक्टिव साइट आएगा कैसे, पॉकेट्स आएगा कैसे? तो उसके लिए बता रहा है कि ये फोल्डिंग से आएगा। जब चेन क्रिस क्रॉस करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तब ये पॉकेट्स आएंगे। जब चेन एक अपने ऊपर फोल्ड करेगी तब ये पॉकेट्स आएंगे। तो वो एनसीईआरटी बुक बता रहा है कि जो पॉकेट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? फोल्डिंग से बनते हैं, क्रिस क्रॉसिंग से बनते हैं। अभी डायग्राम से समझा रहा हूं, तो लिख लो इसको, द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म क्रिवाइसेस और पॉकेट्स, और पॉकेट्स। तो क्रिवाइसेस या पॉकेट्स बनाते हैं। ठीक, तो एंजाइम के अंदर क्रिवाइसेस या पॉकेट्स होंगे, और इन्हीं में से सारे पॉकेट्स को नहीं, कुछ पॉकेट्स को क्या कहेंगे? एक्टिव साइट्स। सम ऑफ दीज पॉकेट्स आर एक्टिव साइट्स। ये ध्यान से लिख लेना, सारे नहीं होते। सम ऑफ दीज आर एक्टिव साइट्स, और कुछ जो होते हैं पॉकेट्स या क्रिवाइसेस वो एक्टिव साइट्स कहे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सम ऑफ दीज पॉकेट्स आर एक्टिव साइट्स। कितने लोगों को समझ में आ गया ये? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जैसे मान लो, ये मान लो एक प्रोटीन की चेन है। ठीक है, अब इस प्रोटीन की चेन में जो है
वो फोल्डिंग हुई, ठीक है, फोल्डिंग हुई, ठीक, ऐसे फोल्डिंग हो गई ना। अच्छा, उसके बाद फिर फोल्डिंग के बाद जो है ये चेन एक दूसरे को क्रिस क्रॉस भी कर सकती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बड़ा एक व्यू ऐसे बना दें, इसका इसी का बड़ा व्यू बना दें, जैसे मान लो तो ये प्रोटीन की चेन है, अमीनो एसिड चेन हम लिख सकते हैं, इसमें फोल्डिंग हुई, फिर ये एक दूसरे को, अभी तक देखो इसमें क्या है, एक चेन ऐसे जा रही है, जब तक ऐसे फोल्ड नहीं होगी फिर इसको ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, तो बेटा ये जो मुड़ी इसको बोलेंगे क्या, फोल्ड, और जब इसको क्रॉस की तो क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस, ठीक है। फिर ऐसे जाएगी, कितने लोगों को समझ में आया, तो फोल्डिंग भी होगा और क्या होगा, क्रिस क्रॉस भी होगा, तब आपको जो है वो उस मॉलिक्यूल में स्पेसेस मिलेंगे, दरारें मिलेंगी। जैसे मान लो ये एक दरार है, ठीक है, यहां पर एक दरार मिल गई, यहां एक दरार मिल गई, यहां एक दरार मिल गई, तो इन्हीं दरारों में घुस करके, सारे दरार नहीं, केवल कुछ ही दरार क्या होंगे, एक्टिव साइट कहलाएंगे, जिसमें सबस्ट्रेट घुस के किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। कितने लोगों को समझ में आया। तो याद रखना, ये जो क्रिवाइसेस या पॉकेट्स दिख रहे हैं, ये क्रिवाइसेस या पॉकेट्स जो हैं वो बनते हैं फोल्डिंग से और क्रिस क्रॉसिंग से। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको ऐसे ही दिमाग में लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक बहुत ही लेमैन वर्ड में इसको लिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग जब मॉडल डायग्राम बनाते हैं तो 3D टाइप का बनाते हैं, बॉक्स टाइप का बनाते हैं। जैसे मान लो एक एंजाइम है और उसमें देखो ये दरारें दिख रही है, पॉकेट्स दिख रहे हैं, ये एंजाइम है, ये मान लो क्या है, एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम बना दिया और इसमें जो आपको बीच बीच में पॉकेट्स दिख रहे हैं, इन्हीं पॉकेट्स को क्या बोल दिया, इन्हीं पॉकेट्स को क्या बोल दिया बेटा, एक्टिव साइट बोल दिया। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसी को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये पॉकेट्स क्या हो गए, एक्टिव साइट्स हो गए, एक्टिव साइट्स हो गए, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो। अच्छा, एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट वो पॉकेट्स या क्रिवाइसेस होते हैं जिसमें सबस्ट्रेट जाके किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो व्हाट इज एक्टिव साइट, इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट वो पॉकेट या क्रिवाइसेस होता है एंजाइम के अंदर जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। तो एक्टिव साइट इज पॉकेट और क्रिवाइस, एक्टिव साइट लिख लेना, और पॉकेट्स या क्रिवाइसेस in which substrate is changed into product, changed into product, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो उस क्रिवाइस या पॉकेट को बोलेंगे एक्टिव साइट। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये समझ में, तो बस याद कर लेना, ठीक है ना, पॉकेट, क्रिवाइसेस, एक्टिव साइट, फोल्ड, क्रिस क्रॉस, ये सब वर्ड तुम अंडरलाइन कर लोगे तो तुमको दिमाग में जब बैठाओगे तो सारे लिंक हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि जो एंजाइम है वो एक्चुअली जब कोई भी केमिकल जब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है तो उस केमिकल को कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट जो होता है वो सब्सटेंस होते हैं ऐसे, substances या substance that increase the rate of reaction, rate of reaction को increase the rate of reaction, rate of reaction को increase करने वाले किसी भी substance को कौन सा नाम दोगे, कैटालिस्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब इसका बात कर रहा है, एक हो गया इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे,
निकिल है, पैलेडियम है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सब? निकिल क्या है? कैटालिस्ट है, हाइड्रोजनेशन में यूज होता है और भी जगह। तो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एंजाइम भी तो एक कैटालिस्ट है, वो भी तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, अपने एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने में मदद करता है और उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। अच्छा, अब यहां पर ध्यान रखना कि एंजाइम चूंकि प्रोटीन के बने होते हैं या न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए एंजाइम किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑर्गेनिक कैटालिस्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो एंजाइम किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑर्गेनिक कैटालिस्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट का एग्जाम्पल हो गया एंजाइम। अब एनसीईआरटी बुक क्या कर रही है? इन दोनों में डिफरेंस बता रही है, डिफरेंस लिख रही है कि डिफरेंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या है वो बता रही है। बता रही है कि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी या कैटालिटिक पावर वो टेम्परेचर बढ़ाने पर और प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ गए? लेकिन उसी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब रखा जाता है किसको? एंजाइम को, तो वो क्या डीनेचर्ड हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? तो ये डिफरेंस वो लिख रहा है। तो मैनी डिफरेंसेस, डिफरेंसेस तो कई सारे होते हैं, मैनी डिफरेंसेस, ठीक है, मैनी डिफरेंसेस बिटवीन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट and organic या enzyme catalyst. There are many differences between inorganic and organic catalyst, ठीक है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है, वो कौन सा मेजर डिफरेंस एनसीईआरटी बुक जिक्र कर रहा है? ठीक है, क्या लिख रहा है कि एक्ट बेस्ट एट, लिख लो, एक्ट बेस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो एक्ट बेस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जहां इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, वहीं एंजाइम कैटालिस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देने पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नहीं काम कर पाते। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे गेट डिस्ट्रॉयड, उसको और भी तरीके से लिख सकते हो, हम साफ साफ बता दे रहे हैं, गेट डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पर ही, इसमें खाली टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये नष्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। अब यहां पर लिख रहा है कि ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं, चूंकि एंजाइम्स जो होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ये एंजाइम जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। समझ में आया? लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको बनाता है, इनको बाहर निकाल करके स्टोर कर सकते हो, बोतलों में बंद करके रख सकते हो, क्योंकि केमिकल है ये। लेकिन बनता कहां पर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है। जैसे निकिल है, निकिल जो है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है। कैसा? उसको तुम अर्थ क्रस्ट से निकालोगे, बॉडी के अंदर बनेगा नहीं निकिल, नहीं समझे? मैग्नीशियम बनेगा नहीं, मैग्नीशियम उसको मिलेगा भोजन से, दूसरे सोर्सेस से मिलेगा। सिंथेसाइज नहीं करेगा मैग्नीशियम, सिंथेसाइज नहीं करेगा कैल्शियम, ये सब नेचुरल, ये सब आपको बाहर से मिलने हैं आपके शरीर को। नहीं समझे हमारी बात? लेकिन एंजाइम जो है वो बनाता है, एंजाइम बनता है, बॉडी में बनता है। और बॉडी मतलब किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेल में बनता है। इसीलिए एंजाइम को बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? बायोकैटालिस्ट। तो एंजाइम क्या है? बायोकैटालिस्ट है। एंजाइम क्या है? बायोकैटालिस्ट है, बायोकैटालिस्ट है ये। ठीक है, क्यों इसको कहते हैं बायोकैटालिस्ट? बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं इसको हासिल करने का। ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज्ड होता है, इसीलिए इसको हम बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल दे रहा है कि कितने टेम्परेचर के बियॉन्ड एंजाइम जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसमें देखो जिक्र किया होगा, तो वो तापमान की बात कर लेते हैं। जब कह रहे हैं कि एंजाइम गेट डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर, तो वहां हाई टेम्परेचर का एक वैल्यू दिया एनसीईआरटी बुक में, अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अबव लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, तो लिख लो अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम बिकम्स नॉन फंक्शनल। अब क्यों नॉन फंक्शनल है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, वो तो वजह अलग है। गेट नॉन फंक्शनल, एंजाइम्स गेट नॉन फंक्शनल, गेट नॉन फंक्शनल। भाई देखो, तुमको अगर एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका सीखना है तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। तुम देखो लाइन से चल रहे हैं, लाइन से चल रहे हो, और इसमें कोई भी पॉइंट पर हमेशा डाउट करो, शक हमेशा करो, अपने पर करो, किताब की लाइन तुमको याद है कि नहीं। शक करना, देखो जरूरत से ज्यादा शक करना नुकसानदायक है, आपको वो क्या कर देता है, मतलब कॉन्फिडेंस लूज करा देगा। लेकिन शक करना भी जरूरी है। किस बात का शक करो? निगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, किस बात का शक करो कि हमें ये लाइन अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, अपने आप खुल जाएगा। एक बार पढ़ोगे शायद ना समझ में आए, दो बार पढ़ो नहीं समझ में आए। बहुत बच्चे क्या होते हैं, वो लाइन ही को मार करके सिर्फ वो लाइन लेके चले आते हैं, जबकि उस लाइन का अर्थ छिपा होता है उसके ऊपर वाली लाइन में। मिला के पढ़ो, हो सकता है उस लाइन को पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर पीछे जाओ, फिर उसको दोबारा आगे आओ, फिर पीछे जाओ। तो उससे क्या होगा कि 2-3 बार जब पढ़ोगे तो लिंक तुमको स्टैब्लिश हो जाएगा। समझ में? तो कहीं पर एंड लगा दिया, कहीं पर और लगा दिया, कहीं पर एंड और लगाने से मतलब एक ही आ रहा है, कहीं पर एक नहीं आ रहा, तो वो राइटर इतना ध्यान नहीं देगा ग्रामेटिकली कि एंड और लगाने से क्या अर्थ हो क्या अनर्थ हो जा रहा है। वो आपको निकालना पड़ेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए एनसीईआरटी थोड़ी टिपिकल होती है। तो अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम्स गेट नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव करते हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि हॉट वेंट्स में और सल्फर स्प्रिंग्स में जिंदा रहते हैं, और उनके एंजाइम्स जो है 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या रहते हैं, फंक्शनल होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे एंजाइम्स को साइंटिस्ट यूज करते हैं, आगे जाकर के आप पढ़ेंगे क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, पीसीआर में, नाम सुनो ना टैग डीएनए पॉलीमरेज का, तो वो चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहां खाली नाम बता दिया एक एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो लिखो some organisms live in extreme high temperature region, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर रीजन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लोगे हॉट वेंट। वेंट क्या होता है बेटा, क्या होता है हॉट वेंट? अरे एक बार पढ़े होगे, ये चैप्टर तो कई बार पढ़े होगे, तो बताओ बेटा क्या होता है, क्या होता है? इसके लिए भी इंतजार कर रहे थे कि कोचिंग जाएंगे तो सर बताएंगे, अपने मन से नहीं देखेंगे, ढूंढेंगे कि वेंट क्या होता है। तुम बताओ जी क्या होता है वेंट, बोलो। हाँ तुम्हारे पीछे, तुम बताओ, तुम भी सर हिला दो, हाँ तुम ही बताओ। स्प्रिंग और वेंट एक ही चीज होता है। अब इसके आगे देखो क्या लिखा है, अंदाजा मारने के लिए नहीं बोले हैं, बताने के लिए बोले हैं। हॉट वेंट का मतलब होता है जब क्या होता है, ओश हाँ, जो जो बॉटम ऑफ द ओशन होता है ना, उसमें क्रिवाइसेस होते हैं, दरारें होती हैं, उसमें से खौलता हुआ पानी निकलता रहता है,
उसको क्या बोलते हैं? हॉट वेंट। समुद्र के नीचे भी चट्टान ही है, समझ में आ रहा है ना? वो चट्टानों से गर्म पानी रिश्ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉट वेंट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा बेटा? एग्जाम्पल हॉट वेंट है, और दूसरा सल्फर स्प्रिंग। तो सल्फर स्प्रिंग तो ऊपर होता है, ठीक है ना? तो हॉट वेंट हो गया, सल्फर स्प्रिंग हो गया, सल्फर स्प्रिंग्स। ठीक है, इन जगहों पर टेम्परेचर क्या रहता है? हाई रहता है। हाई टेम्परेचर जोन्स होते हैं ये, हाई टेम्परेचर रीजन कहे जाते हैं ये लोग। और यहां टेम्परेचर जो है वो नियर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसीलिए मैंने नियर लिखा है, ठीक है ना? नियर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, 80 से लेके 100 होता है, ठीक है? और इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो यानी जब हमने सम ऑर्गेनिज्म लिखा तो वो किसकी बात कर रहा हूं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स की बात, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कहां रहते हैं? हॉट वेंट्स में रहते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं। मतलब जहां भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग किसके आसपास? 100 डिग्री के आसपास, उबलता हुआ पानी समझो, ठीक है? 80 भी हो सकता, 90 भी हो सकता, 100 भी हो सकता, वो एक अप्रोक्सीमेट हमने बता दिया, ठीक है? और इनके जो एंजाइम्स होते हैं, इनके अंदर भी तो एंजाइम बनेंगे भाई, इनके अंदर भी तो रिएक्शंस चल रहे हैं, तो इनके अंदर भी तो एंजाइम्स बनेंगे। तो वो एंजाइम्स जो होते हैं वो थर्मोफिलिक एंजाइम्स होते हैं। इनके अंदर जो पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं आर रेजिस्टेंट। क्या होते हैं ये? रेजिस्टेंट होते हैं। एंजाइम्स आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, टू हाई टेम्परेचर, ठीक है? एंजाइम्स इनके रेजिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर के प्रति। रेजिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर के प्रति, मतलब डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड एंड फंक्शन नॉर्मली, एंड फंक्शन नॉर्मली, फंक्शन नॉर्मली एट हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पर बहुत ही नॉर्मल तरीके से काम करते हैं, जैसे कुछ टेम्परेचर, जैसे मतलब कुछ हुआ ही ना हो। तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और फंक्शनल और एंड फंक्शन नॉर्मली लिख लेना, एंड फंक्शन नॉर्मली, ठीक है? एंड फंक्शन नॉर्मली, फंक्शन नॉर्मली एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, एनसीईआरटी बुक में जो थर्मोफिलिक एंजाइम्स है, मतलब हाई टेम्परेचर पर काम करने वाले एंजाइम्स है, वो उसका भी रेंज दिया है। कितना दिया बेटा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख लेना इसको। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एंजाइम जो है के बीच में एंजाइम बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। नॉर्मल जो उनका फंक्शन करने का जो उनकी कैपेसिटी है उस पर काम करते हैं। तो ऐसे एंजाइम को बोलते हैं थर्मोफिलिक एंजाइम्स, ठीक है? क्योंकि ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जा रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया सबको? अच्छा, तो फाइनली हम लोग क्या सीखे कि एंजाइम जो नॉर्मल एंजाइम्स हैं, नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स होते हैं, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर काम नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ विशेष ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके एंजाइम्स 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एक्टिव रहते हैं, नॉर्मली फंक्शन करते हैं। यही कुल बताने का मतलब है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके एंजाइम इस तापमान को भी सह लेते हैं। इसका मतलब बेटा ये भी तो प्रोटीन ही होगी ना, बोलो? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। तो ये भी तो प्रोटीन ही होगा ना, ये भी प्रोटीन है जो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर रहा है। और एक प्रोटीन वो है जो हम लोगों में पाई जा रही है जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर काम नहीं कर पा रही है। यानी प्रोटीन में भी फर्क होता है कि नहीं? एक हाई टेम्परेचर को सह ले रही है और एक हाई टेम्परेचर को सह नहीं पा रही है। और सारी प्रोटीन में एक सिमिलरिटी होती है कि वो अमीनो एसिड के बने होते हैं, उनके बीच में, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो फिर ऐसा क्या खास है इस प्रोटीन में जो इसको हाई टेम्परेचर पर भी नष्ट होने नहीं दे रहा है? तो ये होता है उस प्रोटीन की बनावट।
उस प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उस प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से पैकिंग हुई है उसकी कि उसके ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ रहा है। ये सब हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, जो स्ट्रक्चरल पिक्यूलियरिटीज होती हैं प्रोटीन की, कि वही प्रोटीन, एक प्रोटीन जो है हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जा रही है, एक प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर रही है, जबकि दोनों में अमीनो एसिड है, दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर भी ऐसा क्या है कि एक प्रोटीन जो है वो नष्ट हो जा रही है, दूसरी प्रोटीन नष्ट नहीं हो रही है। तो ये इनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात होती है, और वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया ये? चलो, अब ये एक पोर्शन जो है वो खत्म हो गया जो डिस्कस कर रहा था। इसके बाद कौन सा सब टॉपिक है बेटा इसमें? केमिकल रिएक्शन। चलो उस पर आते हैं। तो ये हम लोग लाइन बाय लाइन कोशिश किए कि इसको पूरा हम लोग समझ लें। ठीक है, जब बेटा तुम एनसीईआरटी रख के बैठोगे ना, तब तुमको कीमत समझ में आएगी कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ऐसे और कैसे कैसे पढ़ा रहा हूं। कोई लाइन छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। जब एनसीईआरटी बुक नहीं रखोगे तो नहीं समझ में आएगा, लगेगा अरे ऐसे ही पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। ठीक है ना? अब देखो, इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है, वो जनरल जानकारी दे रहा है, वो पता भी होगा तुम लोगों को, तो बताना तो पड़ेगा। अब देखो, याद रखो, जो रिएक्शंस होते हैं या चेंज कह लो, या रिएक्शन कह लो, या प्रोसेसेस कह लो, या प्रोसेस कह लो, तीनों का मतलब एक ही होता है, चेन, रिएक्शन या प्रोसेस। अभी चेंज बता दें, रिएक्शन ना बोले तो बच्चा नीचे पहुंच जाएगा, सर रिएक्शन क्या होता है? या इसको बोल दो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोल दो? तो ये सब वर्ड आएगा। एक जगह एनसीईआरटी भी बहुत चालू है, एक जगह चेंज लिख रही है, उसी के दूसरे अगले लाइन में प्रोसेस लिख दे रही है, उसके अगले 3-4 लाइन बाद ट्रांसफॉर्मेशन लिख दे रही है। तो बच्चा को लग रहा है क्या याद करे, कब जो तोता जैसे रटते हैं, जिनको मतलब समझना नहीं है, अरे भैया चेंज बोलो, प्रोसेस बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, रिएक्शन बोलो, सब क्या है? सेम, एक ही चीज है। तो चेंज, रिएक्शन, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन केवल शब्दों का जाल है और कुछ नहीं है। याद रखो, 2 तरह के होते हैं ये सब। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, फिजिकल और केमिकल। बस, फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल। अब क्लास मिस होने का मतलब ज्यादा नुकसान, क्योंकि अब जो टॉपिक आएंगे वो सब अब खतरनाक वाले आएंगे। क्योंकि अब इसको जब उठाएंगे तो जेनेटिक्स पर आ जाएंगे, सीधे बायोटेक पर आ जाएंगे, इवोल्यूशन पर आ जाएंगे, आधा पोर्शन वहीं खत्म हो जाएगा 12th का। नहीं हो गया है? 2 मॉलिक्यूलर, एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एक मॉलिक्यूलर बेसिस, एक इवोल्यूशन, और 2 बायोटेक। कितने चैप्टर हो गए? 5 पन्ना नापोगे तो यही आधा से ऊपर हो गया। समझ में आया? तो ये लगे हाथ वहीं खत्म हो जाएगा। 12th का पोर्शन भी जब अभी उठाएंगे तो 12 भी, फिर वापस लौट के किस पर आएंगे? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फिर उधर फिजियोलॉजी पूरी एनिमल वाली, फिर वही रह जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, तो चेंज या रिएक्शन, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल और केमिकल। तुम क्या बोलते हो? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो। फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। फिर क्या बोलते हो? फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। सब बात तो एक ही है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है कि नहीं एक चीज? तो ये तीनों जो चारों शब्द लिखे गए हैं, सबका मतलब एक ही है। अब देखो, फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज में याद रखना, फिजिकल चेंज में मान लो ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है, ए बी में चेंज हो रहा है, इसको फिजिकल चेंज तब बोलेंगे जब इस चेंज होने में कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है। कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है। बॉन्ड उसमें क्या लिखा है? नो बॉन्ड लिखा है। क्या लिखा है? नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो एक ऐसा चेंज जिसमें विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, एनसीईआरटी के ही शब्दों में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यानी कोई भी ऐसा चेंज या कोई भी ऐसा प्रोसेस या कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो जिसमें बॉन्ड टूट नहीं रहा है, कोई भी, जिसमें बॉन्ड नहीं टूट रहा है कोई भी, एनसीईआरटी बुक के शब्दों में कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ऐसा चेंज जो होगा, क्या कैसा चेंज कहा जाएगा? फिजिकल चेंज।
अब जैसे इसमें लिया है कि शेप चेंज हो जाना, क्या चेंज हो जाना, शेप चेंज हो जाना। अब एग्जांपल क्या दे रहा है इसका, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। अच्छा, दूसरा एग्जांपल दे रहा है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब उसमें बर्फ से पानी बना दिया, पानी से फिर क्या बना दिया, वेपर बना दिया। तो यहां क्या हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। जो एनसीईआरटी बुक लिख रही है, शेप का चेंज होना, मैटर के स्टेट का चेंज होना, इसको कौन सा चेंज मानते हैं, फिजिकल चेंज मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड टूटता नहीं है, जो वो लिख रही है। कितने लोगों को समझ में आया, ठीक है। अच्छा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की जब बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल भी समझा दे रहा है। स्टेट ऑफ मैटर में जैसे आइस को किस में चेंज कर दिया, वाटर में, वाटर को किस में चेंज कर दिया, वेपर में। तो ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया, आप लोग शुरू से पढ़ते चले आए हैं, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, पढ़ते हैं ना आप लोग, ठीक है ना। तो ये जो चेंज दिख रहा है, ये सारा चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। आइस से वाटर बनना, मान लो ए आइस है, बी क्या है, वाटर है, या ए वाटर है, बी क्या है, वेपर है, या पीछे जाओ या आगे जाओ, ठीक है। ये चेंज हो चाहे ये चेंज हो, तो ये सब फिजिकल चेंज होते हैं। आगे बढ़े, हो गया, इतने से काम चल जाएगा बेटा। अब देखो आगे केमिकल चेंज क्या होता है। अब देखो केमिकल चेंज क्या होता है कि इसमें जब बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटे और बॉन्ड बने, जाहिर सी बात है जब टूटेगा तो नया बनेगा भी। तो जब ऐसा होगा तो उस चेंज को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। यानी कि इसमें कोई भी ऐसा चेंज, ठीक, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें बॉन्ड इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, bonds are broken, new bonds are formed, new bonds are formed, new bonds are formed। तो बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो यदि इस तरह का कोई जो है वो चेंज हो रहा है, इस तरह का कोई चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, इसमें कोई बॉन्ड का टूटना बनना कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ बॉन्ड की बात करते हैं, फिर से समझ लेना, जब यहाँ बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड का मतलब होता है बेसिकली कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, जो ट्रू केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रू केमिकल बॉन्ड है क्या, नहीं। तो ये मत दिमाग में रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट रहा है, हम जान रहे चोर दिमाग में क्या सोच रहे होंगे, ठीक। तो यहां पर ये चीज नहीं होता है। जब यहाँ बॉन्ड, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी चीज नहीं लिखती है ना, अब वो बॉन्ड है तो बॉन्ड में, और जब आप जाएंगे अंदर डीप तब पता चलेगा कौन से बॉन्ड को वो रियल बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया भाई, हमारे और अर्थ के बीच में भी एक बॉन्ड है, तभी तो हम अर्थ के पास हैं। कौन सा बॉन्ड किसके किसके वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है कि नहीं है। तो उसको केमिकल बॉन्ड बोलेंगे क्या, बस ये समझ लो। तो इसलिए ये अच्छे से क्लियर ये समझते रहना तुम। चुंबक खींच रहा किसी लोहे को, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट है कि इलेक्ट्रोवैलेंट है, समझ रहे हो। वो केमिकल बॉन्ड जो ट्रू होते हैं उसकी बात कर रहा है ये। हाथ उठाओ कितने लोगों को समझ में आया, ठीक है। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि केमिकल चेंज भी दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। चलो आगे लिखते हैं, केमिकल चेंज भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक। या रिएक्शन बोलो, कुछ बोलना चाहो जो भी बोलो। अब जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होगा उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे। क्या इन्वॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे। जैसे उसमें एग्जांपल दे दिया है बेरियम सल्फेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख लो पहले, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट। और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट और प्लस H2O बना रहा है ना। कितना H2O, एक कि दो, दो, बैलेंस कर लो। तो ऐसा एक एग्जांपल दिया, कोई तुम दूसरा एग्जांपल लिख लो, ठीक है ना। अच्छा,
ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक एग्जांपल दे दिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो है बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो स्टार्च को तोड़ोगे तो बहुत सारे ग्लूकोज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा और ढेर सारे ग्लूकोज बनेंगे, ढेर सारे ग्लूकोज बनेंगे। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा और ढेर सारे ग्लूकोज बनेंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनिक चेंज या ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम सल्फेट बना सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, तो ये हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिकल चेंज। तो ये उदाहरण समझाया, ठीक है ना? तो ये भी खत्म हो गया, ठीक। अब इसके बाद वही चीज बता रहा है जो हम पहले तुमको बता चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। और उसी रेट में जब वेलोसिटी वर्ड यूज करना चाहोगे तो डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हम पहले ही बता चुके हैं तुमको, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही रेट है ना? ठीक है, जानते भी हो तुम लोग, तो लिख लो उसी चीज को, फॉर्मेलिटी है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिख लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? अब तुम रिएक्शन को लिख सकते हो ना चेंज, रिएक्शन को लिख सकते हो ना क्या? प्रोसेस। तो रेट ऑफ प्रोसेस, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी वर्ड यूज कर दो। तो ये कैसे पता चलेगा रेट? कि कितने समय में कितना बना प्रोडक्ट, कितने समय में कितना प्रोडक्ट बना, यानी प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो लिख लो प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, ठीक है? तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन यूनिट टाइम, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? और इसी रेट को बता चुके हैं, वेलोसिटी बोलोगे कब रेट को, और क्या बोल सकते हो? वेलोसिटी भी बोल सकते हो व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड। कमरे में छोटा सा बोर्ड खरीद के रख लो, मार्कर रख लो, अदर दीवार पर टांग दो, किताब रख करके ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे कर करके क्या करो, खुद ही बोलो कमरा में बंद करके, ये पढ़ाई करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बैठ जाओ। फिजिक्स भी लगाओ ना बोर्ड पर सवाल, जो पन्ने पर लगाओगे और जो बोर्ड पर लगाओगे कॉन्फिडेंस तुम्हारा आएगा। बैठोगे नहीं, खड़े रहोगे, नींद नहीं आएगी। और खड़े होके कैसे नींद आएगी भाई? जब खड़े हो बैठे हो तो धीरे से कुर्सी सरका के पलंग के पास आ गए, फिर पलंग से थोड़ा सरक करके कुर्सी छोड़ के बेड पर आ गए, फिर आधा घंटे बाद फिर बेड पर भी सरकना शुरू हो गए, खोज रहे हो कि कहीं टेक मिल जाए। फिर टेक के पास पहुंच गए तो अगल बगल तकिया, उसको खींच लिया। ये इवोल्यूशन बता रहा हूं, पढ़ाई का इवोल्यूशन, ठीक है? और तकिया मिल गई तो उसके बाद थोड़ा पहले 90 डिग्री पर थे, फिर धीरे धीरे 110 पर आए, 120 पर आए, और कब 180 हुए पता नहीं चला। अगला दिन सुबह हो गई, कोचिंग आने का टाइम हो गया, ठीक है? तो ये याद रखो, बिस्तर छोड़ दो, बिस्तर छोड़ दो, पढ़ाई हो जाएगी। मैंने क्या बोला? बोर्ड रख लो छोटे, तुमको लिखना ही है ना, बोर्ड पर लिखो, कॉपी भी बचा, पन्ना भी बचा, मार्कर का खर्चा है, खाली बस बैठ करके उस पर लिखो। कोचिंग से ले लेते जाना, कौन देख रहा है, ठीक है ना? ठीक है, तो याद रखना, तरीका वही है, मैं बता दे रहा हूं, सीखना है तो वही तरीका है, बोर्ड और मार्कर। तो वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी जो है व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, तो उसको वेलोसिटी बोल देंगे। तो इसको क्या लिखा है बेटा? एक इक्वेशन दिया होगा, क्या लिखा है पढ़ो तो, क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? ऊपर क्या लिखा है? पी को क्या लिखा है? डेल्टा पी, ऐसे वाला डेल्टा लिखा है, चलो हम भी सही लिख दिया, और डेल्टा टी। चलो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट है, ठीक है? तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है? हो गया क्लियर? अच्छा, अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस पर, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इस पर बहुत सारे फैक्टर्स अपना असर दिखाते हैं, लेकिन टेम्परेचर उसमें वन ऑफ द फैक्टर है। टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर होता है जो इसको चेंज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम, भाई याद रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? किसी एंजाइम के प्रेजेंस में कोई रेट है, लेकिन एंजाइम के प्रेजेंस में कोई रेट एक्स है, मान लो, सपोज करो कि मान लो एक रेट है, समझो एक रेट है x इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है ना? हम यहां पर एंजाइम लिख दे रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है? और मान लो एट टेम्परेचर क्या है?
80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, भाई तापमान बताना पड़ेगा ना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। रेट कितना है, एक्स है, रेट कितना है, एक्स है, यानी पर यूनिट 10 ग्राम बन रहा है, फॉर एग्जांपल पर यूनिट पर यूनिट टाइम में कितना बन रहा है, 10 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, कितना, 40 डिग्री। अब हम टेम्परेचर घटा दें, 40 से कितना कर दें, 30 कर दें, तो 10 ही ग्राम बनेगा, नहीं चेंज हो जाएगा। या 30 से घटा के 20 कर दिए तो 10 ही ग्राम रहेगा, नहीं घट जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पर रेट भी बढ़ता और घटता है, चेंज होता है। कितना टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पर, तो हर 10 डिग्री लिख रहा है कि एक रूल ऑफ थंब लिख रहा है कि एक रूल ऑफ थंब मत रटना, वो फालतू में है, वैसे लिखा है, ठीक है। कहो तो सर रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ टो है, लगे सवाल बनाने इस पर, ठीक है। सर रूल ऑफ बाल है, रूल ऑफ कान है, अंगूठा है, ये सब बकवास है, ये नहीं पढ़ा जाता। एक रूल है, ठीक है, टेम्परेचर क्वेश्चन उसको बोलते हैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आइदर डायरेक्शन में चेंज करने पर, आइदर डायरेक्शन में चेंज करने का मतलब बढ़ाना या घटाना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है। यानी हर 10 डिग्री बढ़ाओगे, अगर मान लो 20 से 30 किए तो x से क्या हो जाएगा, 2x, 30 से 40 किए तो 4x, क्योंकि x से 2x तो 10 ही पर हो गया, फिर अगले 10 पर क्या हो जाएगा, 2x का ना डबल होगा क्या, 4x, और जब घटाओगे तो 4x से क्या हो जाएगा, फिर 2x, फिर क्या हो जाएगा x, फिर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना बढ़ेगा, डबल। और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटाने पर रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन यह भी चीज एक टेम्परेचर रेंज के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? अब 40 के ऊपर बढ़ाओगे, 50 कर दोगे तो कहोगे सर आप तो बोले थे डबल होगा। अरे भैया, एक टेम्परेचर रेंज के अंदर, अब उसके आगे जाके उस तापमान पर एंजाइम ही इनएक्टिव हो जाएगा तो कहां से रिएक्शन बढ़ेगा? कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये एनसीईआरटी बुक बस इतना लिख रही है कि फॉर चेंज इन 10 डिग्री से, फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन ईदर डायरेक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड और हाफ। ठीक है, मेरी बात समझ गए? और उसमें ये नहीं लिख रहा कि विद इन रेंज, वो आपको खुद समझना है कि एक रेंज के अंदर। तो लिख लो इस चीज को। तो सपोज करो कि अगर एक रेट है एक्स एंजाइम के प्रेजेंस में या एंजाइम के एब्सेंस में, उससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली चूंकि हम लोग चैप्टर में एंजाइम पढ़ रहे हैं तो हम एंजाइम का प्रेजेंस मान लिए हैं, ठीक है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर का असर बेसिकली एंजाइम पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? एंजाइम पर। तो इसलिए एंजाइम को रख के यहां समझाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर यहां तापमान, अगर हम देखो क्या कर दिए, तो अगर यहां तापमान को T डिग्री को हम क्या कर दिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए। समझ रहे मेरी बात? भाई तापमान को पहले से क्या कर दिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए। तो जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे, ठीक है, तो x अब क्या हो जाएगा, अब x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ध्यान रखना, तो 2x हो जाएगा। ये एनसीईआरटी बुक लिख रहा है, ठीक है। रेट जो है वो डबल हो जाएगा, रेट को डबल कर देना, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से तापमान घटा भी सकते हो, तापमान घटा भी सकते हो। मान लो आपने टेम्परेचर को जो है वो घटा दिया, कितना कर दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें से 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम कर दिया, ठीक है ना। तो रेट क्या हो जाएगा, इसके तुलना में रेट क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यानी रेट जो है वो हाफ हो जाएगा। हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आया? तो रेट डबल हो सकता है, रेट हाफ हो सकता है हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर। यही चीज वो लिख रहा है, ठीक है। तो फॉर राइज और फॉल इन एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ध्यान से सुनो क्या लिख रहा हूं, फॉर राइज और फॉल इन एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर within temperature range, within temperature range, यानी रेंज के अंदर की बात हो रही है, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, within temperature range, the rate of reaction, the rate of reaction, the rate of reaction will be doubled और halved,
रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। राइज पहले है तो डबल, ठीक है, फॉल बाद में है तो हाफ, रिस्पेक्टिवली लगा देना, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। अच्छे से सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे ही तुम करना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर लास्ट टाइम देखो, अगर मान लो कोई रेट जो है, फॉर एग्जांपल रेट अगर मान लो x है, रेट कितना है बेटा, x है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, एट कितने टेम्परेचर पर, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि देखो 20 से 10 किए तो 2x हुआ, अब फिर 10 से फिर 10 बढ़ाए तो 2x का डबल हो गया 4x, यानी 2 बार 10-10 डिग्री बढ़ा है। कितने लोगों को समझ में आया, हर 10 डिग्री पर डबल होगा ना, तो यहां टोटल कितना चेंज आया 20 डिग्री का, तो पहले 10 में डबल हुआ फिर उसके बाद डबल हुआ तो क्या हो जाएगा 4x। ऐसे ही हाफ भी हो सकता है, ऐसे ही क्या हो सकता है हाफ, अगर घटाओगे तो हाफ हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, तो सवाल को ऐसे थोड़ा सा देख लेना, इस लाइन से इस तरह के सवाल छोटे मोटे बना सकता है वो, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अब इसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट देखो। अब कह रहा है कि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन, ध्यान से देखना, कोई भी रिएक्शन होने के लिए कैटालिस्ट का होना जरूरी हो ऐसा सही नहीं है। रिएक्शन बिना कैटालिस्ट के भी होता है, A प्लस बी से मान लो C बन रहा है, एंजाइम नहीं है तो भी C बनेगा, बट उसका रेट बहुत ही स्लो होगा। कैटालिस्ट क्या करता है, सिर्फ उसके रेट को बढ़ा देता है। कैटालिस्ट किसी एंजाइम के होने के लिए जरूरी नहीं है, किसी रिएक्शन के होने के लिए जरूरी नहीं है। एंजाइम सेल में नहीं है तो भी रिएक्शन होगा, बस अंतर यह है कि एंजाइम आने से वो रिएक्शन फास्ट होगा। कितने लोगों को समझ में आया, ठीक। अच्छा अब बताओ, किसी सेल के अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम होते हैं, कितने थाउजेंड्स, ये कहीं लिखा था, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स, लिख लेना, लाखों में होते हैं, हंड्रेड्स में होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, कितने में होते हैं थाउजेंड्स में, तो लिखोगे थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स। अब एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है, मैंने देखा था इसको, तो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स इन सेल, ठीक है। तो सेल में लगभग थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम आपको मिलेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम मिलेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है ना, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, कि यूकैरियोटिक सेल है कि फंगल सेल है। ये जनरल बात कर रहा है, जो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यूकैरियोटिक। ये जो वैल्यू है ये एनसीईआरटी लिख नहीं रहा है, बट थाउजेंड ऑफ, मैं बता रहा हूं कि थाउजेंड ऑफ एंजाइम किस में मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अच्छा अब देखो तो एंजाइम जो होते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, साफ साफ समझो, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ई मतलब एंजाइम, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वाइट लो, बहुत ही नीचे होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। लेकिन जब एंजाइम मौजूद रहता है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अब अगला पैराग्राफ इसी को समझा रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वाइट हाई, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा होता है एंजाइम के मौजूदगी में। तो एंजाइम ये अंतर करता है, ये ऐसा नहीं कि एंजाइम अगर नहीं है तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं होगा, यानी रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, रिएक्शन होगा, बहुत ही स्लो होगा, यानी रिएक्शन इज वेरी स्लो। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब हुआ रिएक्शन इज वेरी स्लो, बहुत ही धीमी रफ्तार से रिएक्शन होगा, बट होगा, ठीक है। और अगर एंजाइम मौजूद है, इसीलिए कई तरह से तोड़ तोड़ के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एंजाइम मौजूद है तो रिएक्शन जो होगा बहुत ही फास्ट होगा, रिएक्शन इज वेरी फास्ट, ठीक है, रिएक्शन इज वेरी फास्ट, यही अंतर होता है। तो एंजाइम रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है, ठीक है। ऐसा क्या करता है एंजाइम, वो आगे है कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन बहुत स्लो है, और जब एंजाइम आ जाता है तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, ऐसा क्यों है,
क्यों है ऐसा? क्योंकि एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस याद रखो। तो एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती है। कोई भी सबस्ट्रेट है, सबसे पहले उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए जिससे कि ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाए। किस स्टेट में? ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाए, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सबस्ट्रेट टू रीच ट्रांजिशन स्टेट। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सबस्ट्रेट टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना है तो वो आपको वो एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ये क्या कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी के रिक्वायरमेंट को ही कम कर दे रहा है। कम ही एक्टिवेशन एनर्जी पर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? कि एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अब तुम्हारा अगला सवाल है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी सबस्ट्रेट को पहले ट्रांजिशन स्टेट में ले जाएगी और उसके बाद ही वो किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में चेंज होगा। कितने लोगों को समझ में आया चीज? बिना एक्टिवेशन एनर्जी को दिए, बिना कोई एनर्जी दिए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। भले वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, तुम पढ़ते हो ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? लेकिन मिनिमम एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। वो भले आपको वापस लौटा दे रिएक्शन के दौरान, लेकिन आपको शुरू में उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। भले वो सिस्टम से ले ले, एटमॉस्फेयर से ले ले, बट उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी काहे के लिए देनी पड़ेगी? उसको ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचना है। बिना ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचे वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख लो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? minimum amount of energy, minimum amount of energy required by substrates to reach the transition state. Transition state. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। यानी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत किसको होती है? एंजाइम को कि सबस्ट्रेट को? बोलो। लिखा है ना, सबस्ट्रेट को चाहिए। एंजाइम वहां करके क्या किया? उसको जितनी एनर्जी चाहिए, मान लो उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए फॉर एग्जांपल, या 10 कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो उसको घटा के क्या कर दिया? 2 कैलोरी कर दिया। यानी 2 ही कैलोरी में वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाएगा। तो एंजाइम एनर्जी बचाया कि एनर्जी ज्यादा खर्च किया? बोलो, बचाया। एंजाइम एनर्जी बचाते हैं। वास्तव में एंजाइम एनर्जी क्या करते हैं? बचाते हैं। अब कहोगे कि सर ये बात आपने क्यों बताई, एंजाइम एनर्जी बताते हैं, इससे यहां क्या लेना देना? लेना देना है। एक सेल के अंदर, ध्यान से समझो बेटा, एक सेल के अंदर तमाम रिएक्शन चल रहे हैं। मान लो ए से क्या चल रहा है? बी, ठीक है। बी से क्या चल रहा है? सी। फिर एक दूसरा रिएक्शन भी चल रहा है, जेड से क्यू बन रहा है, क्यू से क्या बन रहा है? पी बन रहा है। फिर एक रिएक्शन चल रहा है, एक्स से वाई बन रहा है, वाई से डब्ल्यू बन रहा है। कुछ रिएक्शन चल रहे हैं, कुछ लिंक रिएक्शन है, कुछ लिंक रिएक्शन नहीं है। समझ में आया? अब बेटा तुमको मालूम है कि ए भी एक सबस्ट्रेट है, बी क्या है? प्रोडक्ट। बी भी एक सबस्ट्रेट है, सी क्या है? प्रोडक्ट। जेड भी एक सबस्ट्रेट है, क्यू क्या है? प्रोडक्ट। लेकिन क्यू भी कभी क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। अभी क्या होगा? पी, प्रोडक्ट। तो इसमें जो भी लेटर तुमको दिख रहे हैं वो सारे कभी ना कभी क्या है? सबस्ट्रेट है। और एक टाइम में एक सेल के अंदर हजारों रिएक्शंस एक साथ चलते हैं, और हर सबस्ट्रेट को अगर थोड़ा थोड़ा भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो उस सेल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी सारे रिएक्शन एक साथ चल पाएंगे। भाई देखो, मेरी बात समझो, एक ही समय में ए को भी एक्टिवेट होना है, बी को भी क्या होना है? एक्टिवेट होना है, क्योंकि बी भी तो पहले से कुछ बना होगा। नहीं समझे मेरी बात? ए से बी बना है और बी से सी बना है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ए से बी बन जाएगा सारा तब बी कन्वर्ट होगा सी में।
ए से बी बन रहा है और जो बी बन रहा है वो तुरंत तुरंत किसमें चेंज हो रहा है, सी में। यानी इसमें सारे रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। कितने लोग मेरी बात समझे? तो यानी इसमें जितने भी तुमको दिख रहे हैं, मान लो इससे ये बन रहा है, इसमें जितने भी तुम्हें लेटर्स दिख रहे हैं सबस्ट्रेट, ये सारे के सारे सबस्ट्रेट हैं। मान लो इसको भी उसी, सबको एक ही टाइम में एक्टिवेट होना है, ये भी ध्यान रखना, सबको एक ही टाइम में एक्टिवेट होना है। सबको मान लो 20-20 जूल एनर्जी चाहिए, तो एक साथ सेल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं, बोलो तभी ना, बोलो भाई 20 जूल 20 जूल 20 जूल सब जोड़ोगे तो मान लो 50 जूल चाहिए, टोटल 100 जूल चाहिए, मान लो कितना चाहिए, 100 जूल। सेल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि सारे रिएक्शन एक साथ हो सके। अब क्या करे, मान लो अंदर कहे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, एनर्जी इतनी है, चलो ए पहले बी में कन्वर्ट होगा या बी पहले सी में कन्वर्ट होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन रुक जाएंगे ना, क्योंकि एनर्जी सारी किधर डाइवर्ट हो गई, एक ही तो रिएक्शन की तरफ डाइवर्ट हो गई। हमें क्या है, सारी रिएक्शन एक साथ चलानी है, तो एक साथ सारे रिएक्शन को चलाने के लिए एक ही तरीका है, सेल में क्या घुसा दो, क्या घुसा दो, हर स्टेप पर एंजाइम लगा दो, तो थोड़ा थोड़ा सबकी, मतलब हमारे 50 जूल से ही सारे रिएक्शन क्या हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। तो पूछ दे कि अगर सेल से सारे एंजाइम निकाल दो तो क्या होगा, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो कहोगे सर एंजाइम के बिना रिएक्शन तो चलते हैं, एंजाइम के बिना रिएक्शन तो चलते हैं। अरे भैया तब चलते हैं ना जब उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट होगी। सेल के अंदर उतनी एनर्जी है ही नहीं है जो सारे रिएक्शंस को चला सके, इसलिए एंजाइम अगर नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन सारे क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। इसका एक ही रीजन है, क्या रीजन है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सेल के पास प्रॉपर एनर्जी नहीं है। मतलब सेल जितना एनर्जी बनाती है ना वो सारा का सारा सफिशिएंट नहीं है सभी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ चलाने के लिए। तो इस एनर्जी नीड को कम करने के लिए सेल में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स। और वो सब हर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको 20 चाहिए उसको 2 जूल में काम चला दे रहा है, इसको भी 20 चाहिए 2 जूल में काम चला दे रहा है, इसको 30 चाहिए इसको 3 जूल में काम चला दे रहा है। तो पता चला कि कम ही एनर्जी में सारे रिएक्शंस हो जा रहे हैं। अब समझ में आया एंजाइम क्यों होता है सेल में? कितने लोगों को क्लियर हुआ ये चीज, एंजाइम क्यों होता है सेल में? सबको समझ में आया? और इस लाइन का मतलब भी समझ में आया कि एक्टिवेशन एनर्जी घटा दिया। अरे रटने से कोई मतलब नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी घटाने से सेल को फायदा होता है। सेल के पास कमी एनर्जी होती है। सेल कैलकुलेट करके देखा गया कि सेल में जितने केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं और सेल जितनी एनर्जी बना रही है, अगर एंजाइम सारे निकाल दिए जाएं तो वो केमिकल रिएक्शन कोई भी नहीं चल पाएगा सेल में। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हो ही नहीं पा रही सेल के पास इतनी कि सारे रिएक्शंस को वो चला सके। तो इसको मीट आउट करने के लिए सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, चलो तो ये बात तो सबको समझ में आ गई कि एंजाइम अगर है तो रिएक्शन फास्ट होगा, एंजाइम अगर नहीं है तो रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन एंजाइम हो चाहे ना हो रिएक्शन नहीं होगा। मान लो एनर्जी ही नहीं है सेल में, तो एंजाइम आके क्या करेगा भाई? एनर्जी होगी तब ना घटाएगा। तुम्हारे पास 20 रुपया है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है 5 रुपए चाहिए, एंजाइम आके खड़े हो गए, हम आगे आगे घबराओ नहीं, लेकिन हमारे पास 4 ही रुपया है, कहीं चाहिए कितना, 5। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी भर की एनर्जी नहीं, एंजाइम का भीड़ जुटा लिए है तो भी रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात समझे? तो एंजाइम होने मात्र से भी रिएक्शन नहीं होगा। आपके पास क्या चाहिए, एनर्जी कुछ ना कुछ चाहिए, जिसके वजह से जिससे जो एंजाइम जितने एनर्जी में काम चला देता है उतनी एनर्जी तो चाहिए ना। मान लो 20 जूल, फिर से सुन लो, 20 जूल एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। एंजाइम आएगा तो यही करेगा, 20 को घटा के कितना कर देगा, 5 जूल। तो 5 जूल तो चाहिए ना एनर्जी। बोलो, पता चला 3 ही जूल एनर्जी एंजाइम आके मुंह ताक रहा है। समझ में आया? तो इसलिए इस पर बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। तुमको लग रहा होगा बड़े, जब जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी तो और समझ में आएगा कि खाली एंजाइम का होना सफिशिएंट नहीं है। सवाल बनते हैं बहुत अच्छे सवाल। एक्टिवेशन एनर्जी की मिनिमम, जो कि एंजाइम के प्रेजेंस में जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो तो होनी चाहिए ना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।